इस कहानी की शुरुआत में हमें बेकी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसके साथ उसका हस्बैंड डैन भी होता है। ये भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक होता है। इस टाइम भी ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का परिंदा उड़ जाता है, जिससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो रस्सी से बंधा हुआ होता है इसलिए वो हवा में लटक जाता है। अब ना वो ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे। ये दोनों की दोनों डैन को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये दोनों उसकी मदद नहीं कर पाती, जिसके बाद डैन की रस्सी का क्लिप निकल जाता है और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इस वाकये के 51 हफ्तों के बाद हमें बेकी को दिखाया जाता है जो अब शराब में पूरी तरह से डूब चुकी है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड यानी कि डैन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी निशानियों को अपने पास रखा है। बेकी की जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ नहीं है। अब बेकी के पास एक बार फिर से उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बेकी को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी तब वो उसे कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करनी चाहिए। और उसके बाद वो अपने मोबाइल में उसे एक टावर दिखाती है जो कि एक टीवी टावर होता है। ये टावर एक ऐसी एरिया में होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं और उस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह नहीं जाना चाहती, लेकिन जब उसकी दोस्त हंटर उसे कहती है कि टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राह को वहाँ से उड़ा देना, इससे उसकी सोल को सुकून मिलेगा। ये सुनने के बाद बेकी मान जाती है और अब ये दोनों की दोनों उस वीरान जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ पर ये वीडियोस और फोटोज बनाती है। हंटर उन वीडियोस और फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। अब ये देखती है कि टावर उनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर लग रहा होता है, पर अब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। बेकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि जिस लोहे से ये टावर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज उसे लगातार आ रही होती है और धीरे धीरे वो हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है। अब जब ये आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज हैं। ये हाइट इतनी होती है जितनी कि एफएल टावर की है, मतलब कि पूरे 1000 फीट। अब ये लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी जब नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पिछले 1 साल से कोई क्लाइंबिंग नहीं की होती। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अब ये टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं। तभी बेकी स्टेयर्स पर पैर रखती है और वहां से एक स्क्रू निकल जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अब ये दोनों के दोनों 2000 फीट मतलब कि ये टावर के टॉप तक पहुंच चुके हैं, जहाँ से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने और टारगेट को अचीव करने के बाद अब बेकी को अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों की दोनों यहाँ पर एंजॉय करती है, बहुत सारी फोटोज क्लिक करती है और साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा अपने साथ यहाँ पर लाई होती है उसे वो अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि वो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों की दोनों बहुत खुश हैं। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो टावर से लटक जाती है और वो बेकी को उसकी फोटो क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वो बेकी को भी ऐसा करने का बोलती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अब ये दोनों की दोनं बहुत खुश हैं। जिसके बाद बेकी डैन की राख हवा में उड़ा देती है जिससे उसे तसल्ली मिलती है। ये दोनों की दोनों बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन बेकी फाइनली डैन को अलविदा कह चुकी है, मतलब कि अब उसकी जिंदगी की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। अब ये दोनों की दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करती हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है और तभी वो स्क्रू जो निकल गया था उसकी वजह से वो लाडर निकल जाता है। बेकी हवा में लटक जाती है पर रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें थी वो नीचे डिश पर अटक जाता है। यहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल को भी चेक करती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क भी नहीं होता, मतलब कि अब ये दोनों की दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साईफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साईफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है, पर दिन में फ्लेयर गन चलाने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि दिन में फ्लेयर गन को कोई नहीं देखेगा। अब ये जब दूरबीन में देखते हैं तो सामने इन्हें गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इतनी ऊंचाई से इन्हें नहीं देख सकते, ना ही इनकी आवाज सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट इसने टावर के पेज से की थी वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी होती है, जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं, मतलब कि टावर पर अब नेटवर्क है। और अब हंटर अपने मोबाइल में मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है, जिसके बाद वो अपने
मोबाइल को रस्सी से बांधकर दीवार से नीचे लटका देती है ताकि नेटवर्क आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है। उसके बाद वो उसे शूज के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और उनकी मदद के लिए कोई आए। फोन शूज और सॉक्स के अंदर रखने की वजह से नहीं टूटा होता और कुछ ही देर बाद वो ऊपर दूरबीन से देखते हैं जहाँ इन्हें एक आदमी नजर आता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है और वो उन्हें इतनी ऊपर नहीं देख सकता और न ही इतनी ऊपर से इनकी आवाज को सुन सकता है। यहाँ पर वो अपने फोन में बहुत ज्यादा मगन होता है। ये उसे अपनी प्रेजेंट का एहसास दिलाने के लिए ऊपर से एक और शूज को फेंकती है। हालांकि वो शू को देख लेता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर पहले से ही था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। हालांकि बेकी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश भी करती है लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि रात होने का हमें इंतजार करना होगा, रात को वो हमारी फ्लेयर गन को देख लेंगे। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है जिसके बाद ये फ्लेयर गन चलाती हैं और साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देती हैं। इनके सामने जो गाड़ी मतलब आरवी होती है जिसमें लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं वो इन्हें देख लेते हैं लेकिन वो उनकी मदद करने के लिए नहीं आते बल्कि इनकी गाड़ी को चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों की दोनों हैरान हो जाती हैं। अब जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहाँ ऊपर सो जाती हैं लेकिन जगह बहुत कम है। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है तब बेकी उसे पकड़ लेती है लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पैर पर एक टैटू बना है जिस पर लिखा होता है 143। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, मतलब कि 143। वो समझ जाती है कि डैन के बीच में और हंटर के बीच में कुछ न कुछ था और जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो बेकी से माफी मांगती है लेकिन बेकी अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है। बेकी की नजर अब भी उस बैग पर है जो बैग नीचे उस डिश पर लटका हुआ होता है। उसके अंदर ड्रोन और इनके खाने पीने की चीजें हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर उस बैग को ऊपर लाना होगा लेकिन वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती इसीलिए उस बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। पर हंटर जो कि बहुत बहादुर होती है वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है पर इससे पहले कि वो डिश तक पहुँचती रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। अब उसके पास बैग है लेकिन रस्सी बहुत दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटकाती है और उससे जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। पर रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी होते हैं जिस वजह से रस्सी उसे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो अभी भी वो रस्सी से अटकी हुई होती है और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेता है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है जिसे ये मदद मंगवाने के लिए यूज करती हैं। ये एक पेपर पर लिखती हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं और उस पेपर को अपने ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाती हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज्यादा डाउन है, वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है और एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेकी सोती है तो ऊपर देखती है कि टावर के टॉप पर एक लाइट जल रही है, मतलब कि वहाँ पर पावर है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू कर देती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहाँ पर लटक कर रहना पड़ता है। अब ड्रोन जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है, जिसके बाद ये ड्रोन पर वही चिट्ठी लगा देते हैं जिस पर इन्होंने लिखा होता है कि हमें मदद की जरूरत है और इसे उस घर की तरफ भेजती है जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वो घर तक पहुंचता वो गाड़ी से टकरा जाता है जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपने शू दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि नेटवर्क आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए, वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि हंटर उसके साथ है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी तो सच में उसे ऊपर आते हुए वो रस्सी छूट गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी उस डिश के ऊपर होती है। दरअसल बेकी सिर्फ यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होती है पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो उस टावर के ऊपर अकेली है और उसके जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। वो मरने से पहले अपने डैड के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है लेकिन वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। वो वहीं पर ही सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा पंछी है जो उसके जख्म को खा रहा होता है। वो उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि अब उसके पास खाने के लिए खाना भी है। इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी। यहाँ पर उसकी दोस्त हंटर की बॉडी भी है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी से नीचे उतरती है और वो हंटर की बॉडी तक मतलब उस डिश
तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो हंटर के शू के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है और उसे सॉरी कहती है। और उसके बाद वो हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है ताकि सेल फोन डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने शू के साथ सेल फोन को नीचे फेंका था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से इनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। और अब जबकि उसने बॉडी के साथ शू के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंक दिया है तो वो पूरी तरह से सेफ रहेगा। दरअसल टावर के ऊपर नेटवर्क ना होने का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर उसके अपने इतने सिग्नल्स होते हैं कि वो दूसरे सभी अलग सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा होता है। एक बार फिर से रात हो जाती है और बेकी के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखता है कि टावर के आसपास बहुत सारी भीड़ है और वहाँ पर बेकी की डेड बॉडी भी है जिसे पुलिस ले जा रही है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि पीछे बेकी खड़ी है जो कि पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं। वो बेकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है। वैसे इस कहानी से आपको सीखने को क्या मिला मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।